नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं यूथ कंपटीशन की ये बुक है और इसमें 1 लाख भूगोल के क्वेश्चन मिल जाते हैं। 1 लाख भूगोल के क्वेश्चन मिल जाते हैं और सारे क्वेश्चन आपके लिए हो जाते हैं इम्पोर्टेंट। और ये किन किन परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ जो है दिखाया गया है ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी परीक्षाओं में इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, वन लाइनर की फॉर्म में ये क्वेश्चन दिए गए हैं और सारे आपके लिए हो जाते हैं इम्पोर्टेंट। और ये रिवीजन क्लास हो जाती है, ये रिवीजन क्लास है और ये रिवीजन हो जाता है आपका पूरे भूगोल का। जो क्वेश्चन अब तक बने हैं भूगोल से संबंधित वो सब मिल जाएंगे आपको इसी में। और यहाँ हम चलने वाले हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। एक एक टॉपिक उठाएंगे और डेली जो है एक टॉपिक हम इसमें से कराने वाले हैं। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज की हमारी वीडियो भूगोल से संबंधित 1 लाख क्वेश्चन। और यहाँ दिखाई गई है इसकी विषय सूची। विषय सूची में क्या क्या हो जाता है, तो विषय सूची में काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। सामान्य परिचय, भूगार्भिक संरचना, भू आकृति प्रदेश, बहुत सारे जो आपको मिल जाते हैं, जलवायु, मृदा, जीवमंडल, ठीक है। आर्थिक भूगोल में कृषि भी आ जाएगी, भारत की मुख्य फसलें भी आ जाएंगी, पशुपालन भी आ जाएगा, भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ऊर्जा संसाधन और भी जो है काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली हैं। जातियां, प्रजातियां, जनजातियां, केंद्र शासित प्रदेश, तो पूरा जो है आपको इसमें सब कुछ मिलेगा इन 1 लाख क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। आज का जो हमारा वीडियो हो जाएगा, जो हमारा टॉपिक हो जाएगा, ये हो जाता है भारत का भौतिक भूगोल और इसके अंतर्गत आ जाता है 1 नंबर पर भारत का सामान्य परिचय और प्रादेशिक विभाजन, ठीक है। इसकी पहले थ्योरी चलेगी और उसके बाद जो है फिर इसके क्वेश्चन चलेंगे। तो चलिए सबसे पहला आज का टॉपिक है हमारा सामान्य परिचय भारत का और प्रादेशिक विभाजन। विद डिटेल हम जो है सारी चीज़ें जानने वाले हैं और ये रिवीजन क्लास हो जाती है। सबसे पहले बात करेंगे हिमालय की गोद में स्थित एवं गंगा के पवित्र जल से सिंचित भारत एशिया महाद्वीप में स्थित तथा हिंद महासागर के शीर्ष मुकुट की तरह विराजमान है। ये आप सभी जानते हैं कहाँ कहाँ स्थित हो जाता है। भारत, इंडिया, आर्यवर्त और हिंदुस्तान के नाम से परिचित भारत भूमि विश्व भूमंडल के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। उत्तरी अक्षांश के बारे में सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ भारत हो जाता है और ये अगर इसकी स्थिति देखी जाएगी तो यहाँ की बात करेंगे तो ये हो जाता है 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ पर यहाँ की बात करेंगे जो उत्तरी अक्षांश हो जाएगा तो ये हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तो हो जाती है अक्षांश की बात, क्योंकि ये वाली जो रेखा है ये अक्षांश से संबंधित है। इसके बाद बात करेंगे देशांतरों की। तो सबसे पहले अगर यहाँ की बात करेंगे इस तरह से, जो आपका भारत की जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ हो जाता है आपका 68 डिग्री 7 मिनट। ये पूर्व की तरफ चलेंगे क्योंकि यहाँ आपकी हो जाती है टाइम रेखा, उससे जो है हम चलेंगे पूर्व की तरफ। तो ये पूर्वी हो जाएगा, इस तरह से यहाँ दिखाया भी गया है। और ये जो आखिरी वाला जो छोर हो जाएगा भारत का लास्ट वाला यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। इस तरह से आपको समझ लेनी है इससे सारी चीज़ें। क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये भी पूर्वी देशांतर हो जाता है। और भारतीय उपमहाद्वीप में विश्व की लगभग सभी जलवायु, वनस्पति, जीवन दशाएं पाई जाती हैं। भारत प्राचीन से लेकर वर्तमान में वैश्विक समाज से कुशल संबंध बनाए हुए है। सारी चीज़ें किस किस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाती है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ जो सबसे पहले दिखाया गया है आपको भारतवर्ष, ठीक है। भारत का नामकरण की यहाँ बात कर रहे हैं, किस तरह से हो जाता है नामकरण। अगर ब्रह्मवर्त की बात करेंगे तो इसमें जो है जम्बूद्वीप का ये दक्षिणी भाग होने के कारण इसका नाम रखा गया है ब्रह्मवर्त। इसके अलावा भारतवर्ष को भारत कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर। ऐसा कहा गया है वायु पुराण में। कहा गया है वायु पुराण में कहा गया है कि दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र थे भरत, उनके नाम पर रखा गया है भारत का नाम। इसके अलावा और भी जो है धारणाएं हैं। तो यहाँ हो जाती है ऋग्वेदिक काल में, तो ऋग्वेदिक काल के प्रमुख जन हो जाते हैं भरत के नाम पर, ठीक है। जन हो जाते हैं जो गांव बस्ती और उनको कहा जाता था, उनके नाम पर जो है भरत कबीले के नाम पर जो है इसका नाम भारत पड़ा है। ये कहा गया है ऋग्वेद में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, इनसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान की बात करेंगे, हिंदुस्तान कैसे पड़ा है भारतवर्ष का नाम, तो ये पड़ा है फारसी और अरबी इतिहासकारों के द्वारा भारतवर्ष को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। इसके अलावा इंडिया भी कहा जाता है भारत को, तो इंडिया कहा जाता है यूनानियों के द्वारा। क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा आपसे, इनसे ही तो क्वेश्चन पूछेगा। आर्यव्रत की बात करते हैं तो आर्यव्रत कहा जाता है आर्यों के निवास स्थल होने के कारण इसको जो है आर्यव्रत कहा जाता है, ठीक है। इतनी बातें आपने समझ ली हैं।
सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है, ब्रह्मवर्त, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यव्रत। इसके बाद अब आपका जो अगला पॉइंट आ जाता है, भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने दी थी? हिंदुस्तान की संज्ञा दी थी तो ये दी गई थी ईरानियों के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाता है आपका यहाँ पर करेक्ट, ईरानियों के द्वारा दी जाती है हिंदुस्तान की संज्ञा। बौद्ध काल में भारतवर्ष किस नाम से लोकप्रिय था? बौद्ध काल में जो भारतवर्ष था वो था जम्बूद्वीप के नाम से लोकप्रिय। भारत की खोज सर्वप्रथम किस यात्री ने की थी? भारत की खोज की थी किस यात्री ने? तो वो यात्री हो जाता है 1498 की ये बात है। कब की? 1498 की। और ये हो जाता है वास्को डी गामा। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वास्को डी गामा कहाँ का था। क्या वनडे एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं? नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको सारी याद रखनी है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का जो प्रयोग है भारत के लिए किस भाषा के लिए किया गया था? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का जो प्रयोग है भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो ये किया जाता है ग्रीक और यूनानी भाषा में। ठीक है, ग्रीक और यूनानी भाषा में इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है भारत के लिए। इसके बाद आ जाती है हमारी आकार और भौगोलिक स्थिति। आकार की बात करेंगे भारत के, भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे भारत के। तो ये हो जाएगा जो भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? बताओ कितना है भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल? तो ये हो जाता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये हो जाता है भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते रहे हैं पहले से ही। और इसके अलावा भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन है जो टेंड करते हैं आपके आने वाली सभी परीक्षाओं में। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4% हो जाता है केवल। भारत की भू आकृति किस प्रकार की है? तो भू आकृति जो है वो चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय यानी कि भारत कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है यानी इसके 4 कोने हो जाएंगे, लगभग में बात की गई है। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना हो जाता है? उत्तर से कही गई है दक्षिण की बात, तो ये हो जाता है 3214 किलोमीटर। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का जो पूर्व से पश्चिम का विस्तार, पूर्व से पश्चिम की तरह अगर चलेंगे तो ये हो जाता है 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे आपसे आपकी परीक्षा में। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई, द्वीपों सहित बात की गई है यानी कि पूरे की जो है यानी कि इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो द्वीप हैं आपके, इधर अंडमान निकोबार द्वीप हो जाता है, इधर आपका लक्षद्वीप हो जाता है। इन द्वीपों सहित जो आपकी सारी जो ये तट रेखा है वो कितनी है? तो द्वीपों सहित तट रेखा हो जाती है 7,516 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 7,516 किलोमीटर हो जाती है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। सारे जो ये बुक है बहुत ही अच्छी बुक है और इनसे बाहर जो है क्वेश्चन कभी नहीं गया है। भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, जो पूरे स्थल सीमा की बात करेंगे, ठीक है, इस तरह से भारत हो जाता है, जो स्थलीय सीमा भारत की वो हो जाती है 15,200 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 15,200 किलोमीटर हो जाएगी पूरे भारत की स्थलीय सीमा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अब बात की गई इस क्षेत्रफल की, इस क्षेत्रफल का जो है भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत में आ जाता है 7वें नंबर पर। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जानते हैं लेकिन आपके याद नहीं रहती है, तो ये रिवीजन क्लास है। ठीक है, और इसमें हम 1 लाख क्वेश्चन कराएंगे जो आपके माइंड में जो है सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो है आपने देख लिया है जो आपकी हो जाती है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो 7वां स्थान हो जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान, तो जनसंख्या की दृष्टि से ये जो दिखाया गया है दूसरा, लेकिन अभी आंकड़े नहीं आए हैं, अब जो है पहले स्थान पर हो गया है जनसंख्या की दृष्टि से। लेकिन आंकड़े जब तक नहीं आते हैं तब तक जो है वो दूसरे स्थान पर ही रहेगा। लेकिन अगर आप न्यूज़ की मानते हैं तो आपका जो है पहले स्थान पर आ जाता है भारत, क्योंकि जनसंख्या की जो चीन की जनसंख्या उसको पीछे छोड़ दिया है भारत ने पिछले कुछ महीनों में। ठीक है, तो ये भी आपके लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट। फिलहाल आंसर क्या लगाएंगे? तो फिलहाल आंसर लगाएंगे आपका दूसरे स्थान पर। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? जो भारत की जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये हो जाता 17.5%, यानी पूरे विश्व की 17.5 जो जनसंख्या वो रहती है आपकी भारत में, और लगभग इतनी ही रहती है आपकी चीन में। तो ये 2 देश जो है लगभग आधे के आसपास जो है आपको देखने को मिल जाएंगे, और बाकी में जो है पूरा वर्ल्ड आपको देखने को मिलेगा।
भारतवर्ष में गाँवों की संख्या लगभग कितनी है? लगभग में पूछी गई है क्योंकि एक्यूरेट तो कोई नहीं बता सकता। तो ये हो जाती है 6,40,000, 6.40 लाख से अधिक गांव हो जाते हैं आपके भारत में। इसके बाद भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार हमने आपको पहले बताया 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट हो जाता है। उत्तरी अक्षांश की बात करेंगे, उत्तरी अक्षांश यानी उत्तर की तरफ को चलेंगे, ठीक है। ये आपकी हो जाती है इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, ठीक है। और इससे जब हम चलेंगे उत्तर की तरफ तो यहाँ आपको भारत देखने को इस तरह से कुछ मिल जाएगा। इसके बाद भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो भी हमने आपको बता दिया है। 68 डिग्री हो जाता है, ये भारत मान लिया, ये भारत है। तो यहाँ जो है 68 डिग्री से शुरू होगा और यहाँ लास्ट तक जाएगा ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट। ये पूर्वी देशांतर की बात हो रही है। अब आ जाता है हमारा मानक समय, ठीक है। मानक समय आ जाता है, मानक समय के बारे में भी बात कर लेते हैं। भारत में कितने डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना जाता है? भारत में कितने डिग्री पूर्वी देशांतर को, ठीक है, तो ये माना जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाता है। ये कहाँ से गुजरेगी रेखा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ जो है दिखा दिया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस शहर से गुजरती है? तो ये गुजरेगी प्रयागराज के नैनी से। प्रयागराज यानी इलाहाबाद जिसको कहा जाता है, ठीक है। पहले इलाहाबाद कहा जाता, अब प्रयागराज उसका नाम हो गया है। और प्रयागराज के नैनी से होकर जो है गुजरने वाली है आपकी 82.5 डिग्री। मैप का भी इस्तेमाल करेंगे आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाता है भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा ये कहाँ से गुजर रही है? क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनता है, क्या बनता है? तो क्वेश्चन ये बनेगा, ये जो आपकी भारत की मानक समय रेखा है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यहाँ आप देख सकते हैं छोटा सा ही बना हुआ है, 5 राज्यों से होकर बनती है। 5 के नाम आपको याद होना चाहिए। आपसे पूछ लिया जाएगा उत्तर से आपका क्रम, उत्तर से दक्षिण का क्रम कौन सा हो जाएगा? अगर आप सुमेलित करने के लिए दे दिया जाएगा, विचार करने के लिए क्वेश्चन दे दिया जाएगा, तो यूपीपीसीएस, आरओआरओ, आईएएस, बीसीएस, उनमें जो है सभी तरह में इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं डीप करके। तो डीप करके क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से? तो डीप यही तो बनेगा कि उत्तर से आपको बताना है दक्षिण की तरफ का विस्तार, और ये बताना है आपको जो गुजरती है हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। सबसे पहले कितने राज्यों से गुजरती है? तो यहाँ दे दिया जाएगा 5 राज्यों से गुजरती है। तो 5 राज्य हो जाते हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश, 1 नंबर पर आ जाएगा। दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़। 4 नंबर पर आ जाएगा आपका उड़ीसा। और 5 नंबर पर आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश। बड़े ही विस्तार पूर्वक यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं, एक एक चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाएगी और आप जो है चाह कर भी इन चीज़ों को कभी भूल नहीं सकोगे, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है विशेष, क्योंकि ये चीज़ों से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, पहले भी कई बार पूछे गए हैं और अब भी इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 100%। तो चलिए ये चीज़ आपने समझ लिया है। और ये जो देशांतर है उत्तर प्रदेश में कहाँ से गुजरेगी, तो ये हो जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं छोटा सा लिखा हुआ है, दोबारा से हम आपको बता देते हैं। तो ये लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का नैनी, ठीक है। यहाँ आप ये जो मार्क देख रहे हैं ना, ये हो जाता है नैनी प्रयागराज में, ठीक है। यहाँ से गुजरती है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद आ जाता है हमारा भारतीय मानक समय ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर से कितना आगे है। अब यहाँ थोड़ी सी समझने वाली बात है, ये हमारी पृथ्वी हो जाती है, ये हमारी इस पर चली जाती है जो होती है इक्वेटर, यानी इक्वल काटने वाली इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। इसके बाद हमारी यहाँ पर एक टाइम जोन रेखा है, ठीक है। टाइम जोन रेखा यानी उसको कहा जाता है जीएमटी। जीएमटी उसको कहा जाएगा ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच माध्य देशांतर, ये आप लिखा गया है, ठीक है। तो ये हो जाती है। और इससे पूछा गया है कि इससे जो भारत की स्थिति यहाँ है, तो भारत का जो आपका देशांतर हो जाता है 82.5 डिग्री, वो कितने घंटे आगे है। अब यहाँ से और यहाँ की दूरी आपको बतानी है, ठीक है। ये दूरी कितनी है बताना है आपको। तो ये जो दूरी हो जाएगी ये हो जाती है आपकी 5.5 घंटे की। 5 घंटा 30 मिनट की जो दूरी है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। जब आप जाएंगे इलाहाबाद के नैनी में और चलेंगे आप देशांतर, चलेंगे आप ग्रीनविच माध्य रेखा से, तो आप जो है भारत के इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के, जब आप चलेंगे जब आप चलेंगे ग्रीनविच माध्य रेखा से, यहाँ से आप चलते हैं और आप पहुँच जाते हैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी में, तो आपको लगेंगे वहाँ पर 5.5 घंटे पहुँचने में, ठीक है। तो आप कितने आगे हो जाते हैं? तो आप हो जाते हैं वहाँ से 5.5 घंटे आगे।
ठीक है, तो 5.5 घंटे आप आगे वहाँ से हो जाते हैं। ये चीज़ आपको समझ लेनी है। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? जो याम्योत्तर रेखा है कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ऊपर जो है ये क्वेश्चन दिखाया गया था। तो ये 5 राज्य हो जाते हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एक आपका आंध्र प्रदेश। इतनी चीज़ आपने समझ ली है बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। अब आपको ये नहीं समझना है कि आपको जो है क्वेश्चन एमसीक्यू में कराएं। एमसीक्यू के क्वेश्चन जो हैं वो भी हम आपको कराएंगे, लेकिन बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे और एग्ज़ाम से कुछ समय पहले कराएंगे आपके रिवीजन के लिए। फ़िलहाल जो है व्याख्या सहित जो है हम आपको इसके रिवीजन करा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं अब हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कर्क रेखा हो जाएगी। विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? ये आपकी हो जाती है विषुवत रेखा, ठीक है। ये विषुवत रेखा पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है। इसके बाद जब 23.5 डिग्री हम चलते हैं यहाँ से 23.5 डिग्री पे, कुछ इस तरह से चलेंगे। यहाँ 23.5 डिग्री का कोण होता है, तो यहाँ जब चलेंगे तो ये रेखा कौन सी है ये आपको बताना है। तो 23.5 डिग्री जब हम चलेंगे उत्तर की तरफ, तो ये उत्तर की तरफ मिल जाएगी आपको कर्क रेखा। अगर हम यहाँ 23.5 डिग्री चलते हैं दक्षिण की तरफ, तो यहाँ मिल जाएगी आपको ये मकर रेखा। दोनों चीज़ें आपने समझ ली हैं बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके बाद कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपसे ये पूछ लिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ऐसा कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। इस तरह से भी आपको याद रखना जरूरी है। 8 जो राज्य हैं वो आपको याद होने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 8 राज्य हो जाते हैं। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह से जो है यहाँ पर दिखाया भी गया है कौन कौन से राज्य हो जाते हैं, ठीक है। मैप का हमने इस्तेमाल किया है इसमें, और मैप के माध्यम से समझने में थोड़ा सा आसान हो जाता है। भारत में कर्क रेखा की जो स्थिति है वो समझेंगे। तो कर्क रेखा स्टार्ट होती है आपकी गुजरात से। सबसे जो पहला राज्य है वो गुजरात हो जाएगा। दूसरा राज्य हो जाता है आपका राजस्थान, थोड़ा सा हिस्सा आपका राजस्थान का आ जाएगा। तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है मध्य प्रदेश। 4 नंबर पर आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़। 5 नंबर पर आ जाएगा झारखंड और 6 नंबर पर आ जाएगा पश्चिमी बंगाल। ये 6 नाम अगर आप याद रख लेते हैं तो आगे वाले जो 2 नाम है वो बिल्कुल भी याद रखने में आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है। ये 6 नाम हैं जो भारत के बिल्कुल अंदर की तरफ हैं, और 2 नाम हैं जो 7 बहनों के राज्य से लिए गए हैं। इनमें त्रिपुरा हो जाता है और एक हो जाता है आपका मिजोरम, ठीक है। ये 2 नाम तो आप जो है वैसे भी याद रख लेंगे फालतू करके भी, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको याद रखेंगे। तो 6 राज्य हो जाते हैं आपके भारत के बिल्कुल जो अंदर की तरफ दिए गए हैं, और 2 राज्य दिए गए हैं आपके जो बाहर की तरफ दिए गए हैं, ठीक है। तो 6 और 2 हो जाते हैं आपके टोटल मिलाकर 8। 23.5 डिग्री हो जाती है ये उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा भारत के किस पड़ोसी देश से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किस पड़ोसी देश से होकर गुजरेगी? तो ये गुजरेगी आपकी जो है बांग्लादेश से। तो ये गुजरेगी आपकी बांग्लादेश से होकर। यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। क्या श्रीलंका से होकर गुजरेगी? नहीं गुजरेगी। क्या मालदीव से होकर गुजरेगी? नहीं गुजरेगी। क्या भूटान से होकर गुजरेगी? नहीं गुजरेगी। तो बांग्लादेश से होकर ही गुजरेगी, ठीक है। इस तरह से 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। मानक समय रेखा कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को आपस में काटती है? मानक समय रेखा जो है और कर्क रेखा ये आपस में एक दूसरे को काटेंगी, कहीं ना कहीं तो काटेंगी। तो ये कहाँ काटेंगी? तो ये काटेंगे आपकी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये भारत की स्थिति है कुछ इस तरह से। मैप के माध्यम से ही हम आपको बता देते हैं। ये जो है कर्क रेखा आप देख सकते हैं, और यहाँ से गुजरती है आपकी 82.5 डिग्री जो रेखा होती है हमारी टाइम रेखा। यहाँ से गुजरती है 82.5 यार, और यहाँ से गुजरती है आपकी 82.5 डिग्री समय रेखा जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। और इनका जो ये स्थान पूछा गया ये कहाँ पर एक दूसरे को काटती है, तो ये तो मैप से देखने में पता चल रहा है। ये जो स्थान है ये पड़ जाता है आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। मैप के हिसाब से तो आपको देखना है, यहाँ से चली जाएगी और एक यहाँ से चली जाएगी, तो ये स्थान आ जाता है आपका छत्तीसगढ़ में।
ठीक है, बड़े आराम से आपने जो है ये चीज़ें समझ ली है। इसके बाद कर्क रेखा राजस्थान के किन 2 जिलों से होकर गुजरती है। ये बड़ा जो है डीप क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, राजस्थान के किन 2 जिलों से होकर गुजरेगी आपकी कर्क रेखा। ठीक है, तो एक आपका डूंगरपुर हो जाता है और एक आपका बांसवाड़ा हो जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा आपको याद रखना, क्योंकि ऑप्शन में क्वेश्चन अगर आपका इसी से दे दिया तो बिल्कुल आप जो है आंख बंद करके उसका आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन जो है सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। कर्क रेखा के निकटतम स्थिति भारतीय नगर क्या हो जाएगा। कर्क रेखा के निकटतम स्थिति जो भारतीय नगर है वो कौन कौन से हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो अक्षांशीय विस्तार है वो हो जाता है कोलकाता का, ये हो जाता है 22 डिग्री 30 मिनट। आइजोल हो जाता है 23 डिग्री 36 मिनट। अगरतला हो जाता है 23 डिग्री 50 मिनट। उज्जैन हो जाता है 23 डिग्री 9 मिनट। ये वो है जो मैच करने के लिए दिया गया था आपको क्वेश्चन एक बार। ठीक है, ये परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद आपसे परीक्षा में पूछा गया था गांधीनगर। गांधीनगर हो जाता है 23 डिग्री 19 मिनट। जोधपुर भी हो जाता है। ठीक है, ये भी जो है आपसे सारे पूछ लिए गए हैं। भोपाल की स्थिति पूछी जाएगी, जबलपुर की पूछी जाएगी, रांची की भी पूछ ली जाती है और रायपुर की भी। अगर आप इन्हीं को याद रख लेते हो, इन्हीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद हो जाते हैं हमारे नया पॉइंट आ जाता है भारत के दूरस्थ बिंदु। आप चाहो तो इनके जो है नोट्स भी बना सकते हैं। भारत के दूरस्थ बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ये हो जाता है इंदिरा पॉइंट। ये भी हम आपको बताएंगे। इंदिरा पॉइंट हो जाता है और ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ये भारत हो जाता है और यहाँ जो पॉइंट लगा हुआ होता है, ठीक है, वो हो जाता है आपका इंदिरा पॉइंट। यानी कि जो अंडमान निकोबार में इसकी स्थिति हो जाती है इंदिरा पॉइंट की। ठीक है, ये आपने समझ लिया है। भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। अब पूछ लिया गया मुख्य भूमि पर। अब मुख्य भूमि कौन सी है भारत की, तो मुख्य भूमि ये है। ठीक है, ये है मुख्य भूमि। अब इसमें कहाँ हो जाता है जो बिंदु होता है, तो वो हो जाता है कैप कोमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में। तो कैप कोमोरिन कहाँ है, तो ये हो जाता है यहाँ पर कुछ इसकी स्थिति दिखाई गई है कैप कोमोरिन की। ठीक है, और ये कहाँ हो जाएगा, तो तमिलनाडु में हो जाएगा, कन्याकुमारी में। इसके अलावा क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है इंदिरा पॉइंट का पूर्व नाम क्या था। इंदिरा पॉइंट का पूर्व नाम क्या था, तो इंदिरा पॉइंट को कहा जाता है पिगमिलियन पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो ये स्थित हो जाता है आपका बड़ा निकोबार में। ये भारत है। ठीक है, और यहाँ जो है ये आपका हो जाता है बड़ा निकोबार, जो अंडमान निकोबार के नीचे का स्थान है, तो वहाँ पर जो है स्थित हो जाता है आपका इंदिरा पॉइंट। इसके बाद भारत का वह स्थान कौन सा है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। जहाँ मिलते हैं तीनों, तो वो कौन सा स्थान हो जाएगा। तो ये जो स्थान है, ये आप स्थिति भारत की देख रहे हैं, तो ये जो स्थिति है यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ आपका हिंद महासागर मिलता है। ठीक है, और यहीं पर आपको जो है बंगाल की खाड़ी भी मिल जाती है। ये बंगाल की खाड़ी हो जाती है राइट साइड में, और लेफ़्ट साइड में आपका हो जाता है अरब सागर। ठीक है, ये अरब सागर हो जाएगा। तो ये जो स्थिति है कहाँ मिलेगी, तो ये मिल जाएगी आपकी कन्याकुमारी में। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये आपसे पूछ लिया जाता है तो स्टूडेंट जो है इनको देखकर घूम जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया है भारत का वह स्थान कौन सा है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, तो वो स्थान हो जाता है कन्याकुमारी। भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु कौन सा है। सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु कौन सा है। उत्तरी बिंदु की बात करी गई है तो इंदिरा कोल हो जाता है। इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट, ये दो चीज़ें हैं, दोनों आपको याद रखनी है। पॉइंट की बात करेंगे तो पॉइंट हमने आपको बता दिया, पॉइंट हो जाता है अंडमान निकोबार में, निकोबार के, ठीक है, बड़े निकोबार में हो जाता है यहाँ पर लद्दाख में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये लद्दाख में स्थित हो जाता है आपका इंदिरा कोल। इसके बाद बन जाता है हमारा अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। पूर्वी बिंदु पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा। तो पूर्वी बिंदु हो जाता है किबिथु, जो हो जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ये सारी चीज़ें हम आपको अभी मैप के माध्यम से दिखाने भी वाले हैं। ठीक है, ये हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु ये हो जाता है गौर माता या गुहार मोती, गुजरात में। चलिए थोड़ा सा मैप का भी अध्ययन कर लेते हैं। और ये हो जाएगा भारत का जो हो जाता है दूरस्थ बिंदु। सबसे पहले बात की गई है आपके उत्तर की तरफ ही देख लेते हैं। ठीक है, तो उत्तर की तरफ यहाँ जो ये स्थान आएगा, ये हो जाता है आपका इंदिरा कोल। इंदिरा कोल हो जाता है सियाचिन, लद्दाख में। ठीक है, यहाँ पर जो है इसकी स्थिति दिखाई गई है।
इसके बाद बात करेंगे जो हो जाता है पूर्वी बिंदु। तो पूर्वी बिंदु यहाँ पर हो जाता है, ये पूर्वी बिंदु हो जाता है और ये स्थिति का नाम क्या है, तो ये हो जाता है किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद स्थिति आ जाती है पश्चिम की। पश्चिम में हो जाता है यहाँ पर ये, ठीक है, ये पश्चिम की स्थिति हो जाती है और ये हो जाते हैं गुहार मोती, या फिर इसको गौर माता भी कह सकते हैं, गौर माता, गुहार माता। ये हो जाता है गुहार मोती, ये हो जाता है आपका गुजरात में। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है, वो हो जाता है यहाँ पर कन्याकुमारी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये कन्याकुमारी हो जाएगा और यही वो स्थान है जो बंगाल की खाड़ी इधर से मिल जाती है आकर, इधर से मिल जाता है अरब सागर, और यहाँ जो स्थित है वो हो जाता है आपका हिंद महासागर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको स्पेशल याद रखनी है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ दिखाया गया है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, ये ग्रेट निकोबार द्वीप में। आपसे यही पूछ लिया जाएगा जो आपका इंदिरा पॉइंट है ये कहाँ स्थित है, तो ये हो जाता है ग्रेट निकोबार में, ठीक है, ये सबसे लास्ट का जो है पॉइंट हो जाता है आपका ग्रेट निकोबार का। और इससे ऊपर कौन सी है, तो ये हो जाता है अंडमान निकोबार, ठीक है, ये अंडमान हो जाएगा, नीचे निकोबार हो जाएगा और सबसे नीचे आपका ग्रेट निकोबार हो जाएगा, जहाँ पर ये दर्शाया गया है कि यहाँ पर जो है इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। अब यहाँ बात करेंगे थोड़ा सा पड़ोसी देशों के बारे में, भारत के पड़ोसी देश या फिर उनकी स्थलीय सीमाओं के बारे में। भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं, ये हो जाती है स्थिति भारत के पड़ोसी देशों की। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हो जाते हैं, तो भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं, ये लगी हुई हैं 7 देशों के साथ। भारत की जो सीमा है वो 7 देशों के साथ लगी हुई है चारों तरफ से। कौन कौन से देश हो जाते हैं सारी हम दिखाएंगे आपको विद मैप। फिलहाल जो है यहाँ दिखाया गया आपको महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हो जाते हैं, इनसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की होती हैं। एक तो प्राकृतिक होती हैं जो सीमाएं होती हैं, एक जो है मानव निर्मित भी होती हैं, ठीक है। भारत की स्थानीय सीमाएं उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से मिलती हैं, पश्चिम में पाकिस्तान से मिलती हैं, उत्तर में चीन और नेपाल से मिलती हैं, उत्तर पूर्व में भूटान, पूर्व में बांग्लादेश, उत्तर पूर्व में भूटान तथा पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगी हुई है, ठीक है। ये जो सीमाएं हैं ये लगी हुई हैं और ये हम आपको मैप के माध्यम से भी बताएंगे। इसके बाद दक्षिण में 2 पड़ोसी देश द्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका तथा मालदीव हो जाते हैं जो जलीय सीमा से लगे हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये पूछ लिया जाएगा जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको समझ लेना है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, ये जो 5 राज्य हैं, 5 देश हैं, ये 5 देश आपके भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से, तो ये हो जाएगा जो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो किस देश के साथ लगी हुई है। सबसे लंबी सीमा लगी हुई है बांग्लादेश के साथ। कितनी है, नंबर भी आपको याद रखना है, 4096.7 किलोमीटर की सीमा हो जाती है बांग्लादेश के साथ, जो अभी तक की सबसे ज़्यादा है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा ये लगी हुई है अफगानिस्तान के साथ और ये लगी हुई है मात्र 106 किलोमीटर की, ठीक है, केवल 106 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान के साथ लगी हुई है भारत की। वह कौन सा भारतीय राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, 3 तरफ से घिरा है बांग्लादेश से, तो ये त्रिपुरा हो जाएगा। मैप के माध्यम का भी हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, तो म्यांमार से जो स्पर्श करेगी इस तरह से कुछ ये हो जाता है और यहाँ जो है सबसे ज़्यादा आपका लगा हुआ है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र हो जाएगा जो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है आपकी म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश की। भारत के किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जाना जाता है, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है भूटान को, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, भारत और पाकिस्तान के जो मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, तो ये उदाहरण है आपका अध्यारोपित सीमा का। ये अध्यारोपित सीमा यानी इसको जो है ये पहले से नहीं थी, ये अध्यारोपित की गई है, ठीक है। कौन सी रेखा है, तो ये हो जाती है रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के मध्य। चलिए थोड़ा सा ये सारी चीज़ें जो हमने आपको पढ़ाई हैं ये थोड़ा सा मैप के माध्यम से भी देखने की कोशिश करेंगे। सारी चीज़ों को एक बार हम बताते चलेंगे। तो ये जो सीमा है ये आप देख सकते हैं अफगानिस्तान से लग रही है 106 किलोमीटर, और यहाँ जो है दिखाया गया है 106 किलोमीटर की सीमा हो जाती है। भारत की सर्वाधिक छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पर लगी हुई है। पाकिस्तान से कितनी लगी है, तो पाकिस्तान से लगी है 3300 किलोमीटर की सीमा लगी हुई। कहाँ से कहाँ तक लगी हुई है,
जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लद्दाख हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, राजस्थान, और एक आपका हो जाता है गुजरात। इसको पंगु राज के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? पंगु राज। और पंगु राज में अब जोड़ दिया है आपने लद्दाख भी। तो पंजू राज, पंगु राज एल, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, और अब आ जाता है इसमें लद्दाख भी शामिल हो जाता है। ठीक है, तो पंगु राज और लय जो है अलग से याद आप रख सकते हैं। इस तरह से जो है याद रखेंगे तो ज़्यादा समय तक आप जो है याद रख पाएंगे। इसके बाद जो सीमा लगती है वो लगती है आपकी यहाँ भूटान से। भूटान से दी गई है 699 किलोमीटर की सीमा लगती है भूटान से। यहाँ दिखाया गया है चीन की सीमा। तो चीन की सीमा लगती है आपकी 3488 किलोमीटर। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी लगेगी? तो सबसे ज़्यादा लगेगी आपकी, ये लग जाती है बांग्लादेश की। बांग्लादेश कहाँ दिखाया गया? तो ये दिखाया गया है बांग्लादेश, 4096.7 किलोमीटर भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा लग जाती है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका बना था, त्रिपुरा जो है किस देश से 3 तरफ से घिरा है? तो यहाँ दिखाया गया है ये 3 तरफ से घिरा गया है त्रिपुरा। ठीक है, बड़े ही आराम से आपको देखना है, बड़े आराम से जो है आपको ये क्वेश्चन करने हैं। इनसे बाहर क्वेश्चन आपका कभी नहीं गया है अभी तक। ठीक है, त्रिपुरा हो जाता है जो 3 तरफ से घिरा गया है आपका बांग्लादेश के द्वारा। इसके बाद आपसे क्वेश्चन बनेगा जो आपकी सीमा हो जाती है म्यांमार की। तो म्यांमार की जो सबसे ज़्यादा सीमा है वो किससे लग रही है? तो इमेज के माध्यम से ये आप देख सकते हैं, ये आपका अरुणाचल प्रदेश यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, और यहाँ जो है ये म्यांमार स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, बाकी सीमा जो है छोटी छोटी लग रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सीमा लग रही है वो लग रही है आपकी अरुणाचल प्रदेश की। किससे लग रही है? तो म्यांमार से लग रही है। ये भी क्वेश्चन आपका बना है एग्ज़ाम में। इसके बाद क्वेश्चन आपका क्या बनता है? तो अंडमान निकोबार का हमने आपको बता दिया है पहले ही। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, ये भी हमने आपको करा दिया है। 3 तरफ से इधर बंगाल की खाड़ी से मिला हुआ है, इधर हिंद महासागर हो जाता है, इधर आपका अरब महासागर हो जाता है, और ये जो चीज़ है ये हो जाती है हम यहाँ पर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप से भी क्वेश्चन बनेंगे, वो हम जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे सारे इसी में। ठीक है, सारी चीज़ें आपने समझ ली है मैप के माध्यम से। जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो दिखाए गए हैं आपकी सीमाओं से। ठीक है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई और संबंध राज्य है। यहाँ जो है राज्य भी दिखाए गए हैं, कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। तो बांग्लादेश से सीमा लगती है 4096.7 किलोमीटर की, और राज्य कितने लगेंगे? तो राज्य लगेंगे आपके 5। कौन कौन से लगेंगे ये भी आपको मैच करने के लिए दे दिया जाता है, डीप क्वेश्चन अगर आपको एग्जामिनर देता है। तो सबसे पहले हो जाता है पश्चिमी बंगाल, दूसरे नंबर पर हो जाता है मेघालय। ये बांग्लादेश की सीमा की बात हो रही है। ठीक है, ये बांग्लादेश की सीमा कुछ इस तरह से यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पश्चिमी बंगाल आ जाएगा, इसके बाद आपका आ जाता है मेघालय, उसके बाद आ जाता है यहाँ पर असम। ठीक है, असम के बाद यहाँ त्रिपुरा, और इसके बाद त्रिपुरा के बाद आ जाता है आपका मिजोरम भी। ठीक है, मिजोरम जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये 5 जो राज्य हैं वो दिए गए हैं आपके बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। चीन की बात करेंगे, 3488 किलोमीटर की सीमा हो जाती है, और यहाँ पर भी जो है 5 राज्य ही दिए गए हैं। चीन कहाँ हो जाएगा? तो चीन कुछ जो है इस तरह से हो जाएगा आपका, तो चीन हो जाता है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये चीन हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जो स्थिति दिखाई गई यहाँ सबसे पहले आपका हिमाचल प्रदेश आ जाता है, इसके बाद जो है लद्दाख भी आ जाता है, लद्दाख से बाद जो है यहाँ उत्तराखंड आ जाता है, उत्तराखंड के बाद अगर यहाँ बात करेंगे तो ये आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर आ जाता है आपका सिक्किम। ठीक है, तो यहाँ भी जो है 5 राज्य हो जाते हैं भारत के जो सीमा साझा करते हैं चीन के साथ में। चीन के बाद आ जाता है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है, और ये 5 राज्य हो जाते हैं पंगु राजल के नाम से। ठीक है, पंगु राजल हो जाता है इसका, पंगु राजल इसको आप कह सकते हैं। और इसकी कौन कौन सी सीमा हो जाएगी? तो पाकिस्तान की, तो ये इधर की तरफ आ जाता है, ये आपका कुछ पाकिस्तान का क्षेत्र। तो यहाँ सबसे पहले सीमा लगेगी आपकी लद्दाख की सबसे ऊपर, उसके बाद जम्मू कश्मीर हो जाता है, जम्मू कश्मीर के बाद आपका पंजाब हो जाता है, उसके बाद राजस्थान, और राजस्थान के बाद जो है आ जाता है आपका गुजरात। तो यहाँ पर भी जो है हो जाते हैं आपके 5 राज्य। जितने भी बड़े बड़े राज्य हैं, बांग्लादेश है, चीन है, और एक आपका नेपाल है, इनसे जो है 5-5 राज्यों की सीमा अभी तक मिली है ज़्यादातर। ठीक है, तो नेपाल जो है ये भी 5 राज्यों से मिला हुआ है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। ठीक है, ये 5 राज्यों की सीमा लगती है आपकी नेपाल से भारत के।
सीमा की लंबाई आपको दिखाई गई है 1751 किलोमीटर हो जाती है। इसके बाद आ जाता है म्यांमार। म्यांमार की जो कुछ स्थिति है कुछ इस तरह से दिखाई गई है, यहाँ पर हो जाता है पूर्वी में, और इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, ये 4 राज्य आ जाते हैं। केवल जो 4 राज्य वो सभी इसी में मिल जाएंगे। यहाँ कौन सा है, यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे आ जाता है आपका मणिपुर, उसके नीचे आ जाता है आपका नागालैंड, और सबसे नीचे आ जाता है आपका मिजोरम। ठीक है, तो यही केवल साइड है जो लगी हुई है आपकी म्यांमार के साथ। इसके बाद भूटान आ जाता है, 699 किलोमीटर की रेखा हो जाती है, और 4 राज्य दिए गए हैं, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, जो लगे हुए हैं आपके भूटान की साथ में। ठीक है, तो भूटान जो है कुछ इस तरह से हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ सबसे पहले ये लगा हुआ है पश्चिम बंगाल के साथ में, इधर लगा हुआ है असम के साथ, असम के बाद ये अरुणाचल प्रदेश की स्थिति भी आ जाती है, और अरुणाचल प्रदेश के बाद जो है सिक्किम भी आ जाता है, यहाँ पर भारत का राज्य है। ठीक है, तो ये 4 राज्य हो जाते हैं जो भूटान से लगे हुए हैं। इसके अलावा बात आ जाती है अफ़गानिस्तान की, तो केवल एक राज्य जो है लगा हुआ है, और ये हो जाता है आपका लद्दाख। ठीक है, ये हो जाता है अफ़गानिस्तान। ठीक है, टोटल सीमा कितनी हो गई सारों को मिलाकर, तो ये हो गई है 15,106.7 किलोमीटर। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रश्न कौन कौन से हो जाएंगे वो हम देख लेते हैं। तो भारत में कुल राज्यों की संख्या ये हो जाती है 28। यूटी आपसे पूछी जाएगी तो 8 हो जाती है, और 28 और 8 हो जाते हैं, टोटल मिलाकर ये 36। ठीक है, इस तरह से भी आप इनको याद रख सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य क्रम से कौन कौन से हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे गए हैं 4 बड़े राज्य कौन कौन से हो जाएंगे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से रम्मू हमने जो है एक ट्रिक बनाई हुई है, रम्मू। ठीक है, 4 नंबर पे आपको पता है उत्तर प्रदेश हो जाता है, 3 राज्य बच जाते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, तो रम्मू के नाम से आप इसको याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रख सकेंगे। ये जो दिया गया है क्षेत्रफल के अनुसार आपको दिया गया है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनता है जनसंख्या के अनुसार। तो जनसंख्या के अनुसार तो उत्तर प्रदेश ही पहले नंबर पर आ जाता है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश आ जाता है, फिर महाराष्ट्र आ जाता है, बिहार आ जाता है, और एक आपका आ जाता है पश्चिमी बंगाल। ये हो जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार। ये जो आंकड़े हैं ये सब आंकड़े हैं 2011 की जनगणना के, क्षेत्रफल के भी और आपके जनगणना के भी। ठीक है, सारी चीज़ें आपने समझ ली है, सारी चीज़ें आपने समझ ली है। और यहाँ दिखाया गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य ये हो जाता है गोवा। ठीक है, कितना इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, तो 3,702 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। एक एक टॉपिक जो है हम इस बुक का कवर करेंगे, सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। केवल इतना होता है कि उनको जो है एमसीक्यू की फॉर्म में दिया जाता है, और हम यहाँ आपको करा रहे हैं वन लाइनर की फॉर्म में। अगला पॉइंट है हमारा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से। और ये जनसंख्या की दृष्टि पूछी गई है आपकी 2011 के अनुसार। तो सबसे छोटा राज्य हो जाता है आपका ये सिक्किम का। ठीक है, सिक्किम का हो जाता है सबसे जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य। भारत में स्थलरुद्ध राज्यों की संख्या कितनी है, स्थलरुद्ध। ठीक है, ये हमने आपको कई बार बता चुके हैं। स्थलरुद्ध ये होता है जैसे भारत की स्थिति है, तो यहाँ जो है आ जाते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ठीक है, इस तरह से, और ये सारे जो हैं ये बॉर्डर पर, तटों पर दिए गए हैं। लेकिन जो बीच में आ जाता है जैसे उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, एक आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अलावा यहाँ छत्तीसगढ़ भी दिया गया है। तो ये जो अंदर वाले हैं ये राज्य हो जाते हैं आपके स्थलरुद्ध। स्थलरुद्ध यानी लैंड लॉक्ड इनको कहा जाएगा। लैंड लॉक्ड जो लैंड से चारों तरफ से लॉक्ड होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्थिति है छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की, ये कहीं से भी जो है बाहर की सीमा से किसी से टच नहीं हो रहे हैं, ये अंदर ही हैं। तो ये जो स्थिति हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी लैंड लॉक्ड राज्यों की। और इसमें आपका तेलंगाना भी आ जाता है। तो टोटल मिलाकर 20 राज्य ऐसे हो जाते हैं जो लैंड लॉक्ड राज्य हो जाते हैं भारत के। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी है। वह कौन सा हो जाएगा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा जुड़ी हुई है सर्वाधिक राज्यों से। तो सबसे ज़्यादा जो सीमा लगी गई है वो लगी गई है उत्तर प्रदेश की, और इससे 8 राज्य जुड़े हुए हैं और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश। अगर हम ये बात करते हैं, ये कुछ इस तरह से जो है भारत का मैप हो जाता है। ठीक है, ये भारत का मैप हो जाता है कुछ इस तरह से। तो 2 राज्य आपके दिए गए हैं, 8 राज्य हैं, 2 राज्य आपके दिए गए हैं उत्तर में,
2 राज्य दिए गए हैं आपके दक्षिण में, 2 राज्य दिए गए हैं आपके पश्चिम में और 2 ही राज्य दिए गए हैं आपके पूर्व में। इस तरह से 8 राज्य हो जाते हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। और इसके अलावा एक आपका केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है पश्चिम साइड में, जो है दिल्ली। ठीक है, सारों के नाम हम आपको बताएंगे। तो ये दिए गए हैं उनके नाम। उत्तर प्रदेश से संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो यहाँ हो जाता है हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली। ठीक है, ये हो जाता है केंद्र शासित प्रदेश। तो ये 8 राज्य हो जाएंगे और एक हो जाएगा आपका केंद्र शासित प्रदेश। भारत का वह एकमात्र जिला है जो सर्वाधिक 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। ऐसा कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का या भारत का जो सर्वाधिक 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? अकेला है, एकमात्र है, तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र। ठीक है, ये 3 से तो करते हैं, 2 से भी करते हैं, लेकिन 4 राज्यों से कोई सीमा स्पर्श नहीं करता है। लेकिन सोनभद्र जो है वो ऐसा कारनामा करने वाला पहला जिला हो जाता है। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक जिले हैं? भारतीय राज्य कौन सा है जो सर्वाधिक जिले हैं? तो सर्वाधिक जिले हो जाते हैं आपके 75 और ये हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में। इसके बाद भारत तटीय राज्य केंद्र शासित एवं तटीय रेखा की लंबाई कितनी हो जाती है? वीडियो थोड़े से बड़े हो सकते हैं क्योंकि हमने जो है एक दिन में एक टॉपिक जो ज़रूर ही कवर कराना है, टॉपिक वाइज जो हम चल रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा होने की संभावना हो जाती है। तो यहाँ जो दिखाया गया है तट रेखा की लंबाई, ठीक है, कितनी हो जाती है तट रेखाओं की लंबाई? तो सबसे पहले बात की गई है हमारी अंडमान निकोबार की, तो ये हो जाती है 1962 किलोमीटर। सारी जो है लंबाई किलोमीटर में है। गुजरात हो जाता है 1214.7 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर, तमिलनाडु 906 किलोमीटर, महाराष्ट्र 652, केरल 569 किलोमीटर। और इसके बाद जो है और आ जाते हैं उड़ीसा 476 किलोमीटर, कर्नाटक 280 किलोमीटर, पश्चिमी बंगाल। ये घटते हुए क्रम में आपको दिखाया गया है, यानी अवरोही क्रम जो है यहाँ पर दिखाया गया है। लक्षद्वीप 132 वर्ग किलोमीटर, 132 किलोमीटर, गोवा 118 किलोमीटर और दादरा नगर हवेली ये हो जाता है 42.5 किलोमीटर। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट है, ये हो जाता है पुदुचेरी, ये हो जाता है सबसे कम, पुदुचेरी की सीमा सबसे कम हो जाती है और ये हो जाती है 30.6 किलोमीटर। और इसके जब इनको सारों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाती है तट रेखा की लंबाई द्वीपों सहित, ये हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। इसके अलावा इम्पोर्टेंट और हो जाता है मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो गुजरात एवं राजस्थान दोनों के साथ सीमा स्पर्श करता है? राजस्थान के साथ भी करेगा और आपका गुजरात के साथ भी करेगा, मध्य प्रदेश का जिला। तो ये हो जाता है झाबुआ जिला। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन है, झाबुआ जिला। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? छत्तीसगढ़ की सीमा को भी स्पर्श करेगा और उत्तर प्रदेश की सीमा को भी स्पर्श करेगा। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? तो ये हो जाता है सिंगरौली। सिंगरौली हो जाता है वो जिला जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करेगा और साथ साथ छत्तीसगढ़ की सीमा को भी स्पर्श करता है। इसके बाद हो जाता है हमारा अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों को स्पर्श करता है? तो ये हो जाता है आपका बालाघाट। इसके अलावा इम्पोर्टेंट और क्या हो जाता है यहाँ से? तो इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है धान का कटोरा। धान का कटोरा किस भारतीय राज्य का उपनाम है? तो ये उपनाम है आपका छत्तीसगढ़ का। किस उत्तर पूर्वी राज्य को पूर्वी ज्योतिष का स्थान या प्रयाग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता है? ये नया क्वेश्चन है, आधे स्टूडेंट इसको नहीं जानते होंगे। ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्य हो जाता है और पूर्वी ज्योतिष का स्थान इसको कहा जाता है, या एग्जाम में यही दे दिया जाएगा प्रयाग ज्योतिषपुर किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है असोम को। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? मसालों का बगीचा कहा जाएगा केरल को। किन उत्तर पूर्वी राज्यों को 7 बहनों या 7 सिस्टर की संज्ञा दी गई है? 7 बहनों या 7 सिस्टर की संज्ञा दी गई है, ये दी गई है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को। ये 7 जो हैं 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री किस भारतीय राज्य में स्थित हैं?
ये चारों जो धाम हैं ये किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? तो ये चारों धाम स्थित हो जाते हैं आपके उत्तराखंड में। बद्रीनाथ भी वहीं पर मिल जाएगा, केदारनाथ भी मिल जाएगा, यमुनोत्री मिल जाएगा और गंगोत्री भी आपको देखने को वहीं पर मिल जाएगा। उगते सूरज की भूमि के नाम से किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश को। भारत में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज जो है उदय होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाएगा। भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्य का उदय होता है? तो वो होता है अरुणाचल प्रदेश में। किस भारतीय राज्य को पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है तो ये कहा जाता है नागालैंड को। ठीक है, पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है नागालैंड को। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों के राज्य के तौर पर जाना जाता है? 5 नदियों के राज्य को कहा जाता है पंजाब। ठीक है, पंज आब। ठीक है, पंज प्लस आब, आब कहा जाता है नदियों को, पंज हो जाता है 5, तो इसलिए कहा जाता है इसको पंजाब। किस भारतीय राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट के नाम से। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो ये हो जाती है कर्नाटक के बेंगलुरु में। किस भारतीय राज्य को पहले स्टेट ऑफ मैसूर भी कहा जाता था? स्टेट ऑफ मैसूर कहा जाता था कर्नाटक को। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? कोचीन का, तो कोचीन का जुड़वा नगर हो जाता है एर्नाकुलम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, सभी जगह ये पूछे जाते हैं। भारत का कोहिनूर किस भारतीय राज्य को कहा जाता है? कोहिनूर की बात हो रही है जो भारत का हो जाता है, तो ये कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। पाट अंचल किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? पाट अंचल किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो ये अवस्थित हो जाते हैं झारखंड में। असम कितने भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है? असम जो है कितने भारतीय राज्यों से घिरा है? तो ये घिरा है 7 राज्यों से घिरा हुआ है असम। उत्तर दक्षिण गलियारे किन 2 भारतीय शहरों को जोड़ता है? उत्तर दक्षिण गलियारा ये आपकी भारत की स्थिति हो जाती है, और ये उत्तर से दक्षिण का जो गलियारा है ये जो बताया गया किस किस को जोड़ेगा? तो यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होगा? ये होगा श्रीनगर से स्टार्ट, जाएगा कहाँ तक? यहाँ तो जाएगा ये कन्याकुमारी तक। ठीक है, उत्तर से लेकर जो है दक्षिण तक चलेंगे तो श्रीनगर से कन्याकुमारी हम पहुँच जाएंगे। पूर्व पश्चिम गलियारे किन भारतीय शहरों को जोड़ते हैं? पूर्व पश्चिम गलियारे किन भारतीय शहरों को जोड़ते हैं? तो ये जोड़ते हैं पोरबंदर को सिलचर से। पोरबंदर गुजरात को सिलचर के असम से जोड़ते हैं पूर्व पश्चिम। अभी हमने बात की थी उत्तर से दक्षिण की, और ये हो जाता है पूर्व से पश्चिम। तो ये किसको जोड़ेगा? तो ये जोड़ेगा पोरबंदर हो जाते हैं यहाँ गुजरात में, और यहाँ जो आखिर की सीमा है ये हो जाती है आपकी असम में सिलचर। ठीक है, असम में केवल सिलचर तक ही ये जाता है। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो जाती है 8। ठीक है, और राज्य कितने हैं? राज्य हैं 28। टोटल वोट इससे जाएंगे तो टोटल हो जाते हैं ये आपके 36। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है ये लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, छोटा हो जाता है लक्षद्वीप और बड़ा हो जाता है लद्दाख। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश ये दिल्ली हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है केंद्र शासित प्रदेशों में तो ये है दिल्ली में। भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों से विभाजित पाया जाता है? 3 राज्यों में विभाजित है, तो ये हो जाता है पुदुचेरी। ये यमन में देखने को मिलेगा जो आंध्र प्रदेश में है, कराईकल में देखने को मिलेगा जो तमिलनाडु में है, और माहे में देखने को मिलेगा जो आपका हो जाता है केरल में। अकेला केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में अलग अलग विभाजित पाया गया है। इसके बाद भारत का एकमात्र बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप हो जाता है सक्रिय ज्वालामुखी, और ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। बैरन द्वीप हो जाता है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। इसके बाद ये भारत की राजधानियाँ दिखाई गई हैं, लिस्ट मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं आप अपने आप भी देख सकते हैं।
इसके बाद स्थिति दिखाई गई है जो केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी हो जाती है। केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में दो राजधानियाँ होती हैं, ग्रीष्मकाल में होती है श्रीनगर और सर्दियों में होती है आपकी जम्मू। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ जो है आप कंफ्यूज होने की स्थिति में आ सकते हैं एग्ज़ाम के समय, क्योंकि दो राजधानियाँ दी गई हैं जम्मू कश्मीर की। लद्दाख की राजधानी हो जाती है लेह, अंडमान निकोबार ये पोर्ट ब्लेयर में हो जाता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हो जाता है आपका नई दिल्ली में, दादरा नगर हवेली और दमन दीव ये हो जाता है दमन में। ठीक है, इसकी जो राजधानी है वो दमन हो जाएगी। लक्षद्वीप की हो जाती है कवरत्ती। ठीक है, इसके बाद पुडुचेरी हो जाती है पुदुचेरी, चंडीगढ़ की हो जाती है चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा यहाँ से, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सम्मिलित किए गए विदेशी शासनादेश शासनाधीन कौन हो जाते हैं? स्वतंत्रता के बाद सम्मिलित किए गए हैं जो, तो इधर दिए गए हैं जो फ्रांस के अधीन थे। ठीक है, और एक तरफ दिए गए हैं आपके पुर्तगाल के जो अधीन थे। तो सबसे पहले फ्रांस की बात करेंगे तो पुदुचेरी जो है फ्रांस के अधीन था और 1954 में जो है इसको भारत में सम्मिलित किया गया है। चंद्रनगर हो जाता है 1946 में सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद हो जाता है पुर्तगाल की बात करेंगे, फ्रांस के अधीन है स्वतंत्रता के बाद के 1946। पुर्तगाल के अधीन कौन कौन से हो जाते हैं? तो दमन और दीव था जो 1961 में बन जाता है, भारत में शामिल हो जाता है। गोवा भी 1961 में भारत में शामिल होता है और दादरा नगर हवेली ये होती है 1954 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से आपका ये सभी। मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है? जो मैकमोहन रेखा है वो किन दो देशों को अलग करेगी? तो ये अलग करेगी भारत और चीन को। ठीक है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करती है। रेड क्लिफ रेखा करती है भारत और पाकिस्तान को अलग। डूरंड रेखा किन दो देशों को अलग करती है? डूरंड रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो ये करती है भारत तथा अफगानिस्तान को डूरंड रेखा। और अब जो है वर्तमान की बात करेंगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ये अलग करती है। ठीक है, पहले जब पाकिस्तान भारत का हिस्सा था उस समय रेखा खींची गई थी डूरंड रेखा। इसके बाद आ जाते हैं कुछ भारत की जो प्रमुख चैनल जल संध्याएँ जो विभाजक क्षेत्र है वो आ जाते हैं। तो 6 डिग्री चैनल जो है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा यानी इंडोनेशिया को अलग अलग करता है। 8 डिग्री चैनल ये मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करेगा। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और बड़ा अंडमान को जो है अलग करता है। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट हैं। ग्रेट चैनल ये इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करेगा। पाक जल संधि ये भारत और श्रीलंका को अलग करेगा। कोको जल संधि अंडमान और कोको द्वीप को अलग करेगा जो म्यांमार में स्थित है। इसके बाद इम्पोर्टेंट और भी परीक्षा उपयोगी तथ्य हो जाते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा ये हो जाती है 12 समुद्री मील तक फैली हुई है भारत की जल सीमा, प्रादेशिक जल सीमा। भारत का संलग्न क्षेत्र मंडल 24 समुद्री मील तक है। भारत का अनन्य क्षेत्र मंडल है तो ये हो जाता है 200 समुद्री मील तक। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के बीच कितना अंतराल है? भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच कितना अंतराल है? तो ये अंतराल हो जाता है आपका 2 घंटे का। भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ होता है? ये होता है चेन्नई में। ठीक है, भारत का जो समुद्र तल मापा जाता है जहाँ से वैज्ञानिक जहाँ से नापते हैं वो स्थान दिया गया है आपका चेन्नई में। भारत में 21 दिसंबर को सबसे ज़्यादा प्रकाश अवधि कहाँ पर होती है? तो ये होती है तिरुवनंतपुरम में। सबसे ज़्यादा प्रकाश अवधि तिरुवनंतपुरम में होती है। फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजर ने कौन सा शहर डिजाइन किया था? ली कार्बूजर के द्वारा डिजाइन किया गया था शहर, तो ये शहर डिजाइन किया गया था चंडीगढ़। इसके बाद उडगमंगलम ऊटी में बसाव पैटर्न किस प्रकार का है? ऊटी में बसाव पैटर्न किस प्रकार का है? तो ये हो जाता है सीढ़ीदार। ठीक है, इस तरह से जो है सीढ़ी बनी हुई है, इस तरह से जो है यहाँ पर ये सीढ़ीदार बने हुए हैं। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कोरी क्रीक हो जाती है ये कच्छ के रन में। ठीक है, कच्छ के रन में हो जाती है कोरी क्रीक। भारत का कौन सा स्थान विश्व का दूसरा सबसे अधिक ठंडा आवासीय स्थान है? पूरे विश्व का ये हो जाता है भारत में
और इसको कहा जाता है द्रास। द्रास कहाँ है? तो द्रास हो जाता है जम्मू और कश्मीर में। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? सर क्रीक विवाद हो जाता है भारत और पाकिस्तान के मध्य। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी से भारत का कौन सा भाग पूर्णतः सागर में डूब गया था? 2004 में आई थी सुनामी 26 नवंबर को। तो भारत का जो है इंदिरा पॉइंट यानी पिगमिलियन पॉइंट जो बड़ा निकोबार के अंदर है, वो जो है डूब गया था पूरा पानी में, सागर में डूब गया था। भारत का शुष्कतम स्थान कौन सा है? जो शुष्कतम स्थान है भारत का, तो ये हो जाता है जैसलमेर। ये शुष्कतम स्थान हो जाता है भारत का। भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर कितनी बार युद्ध हुआ है? भारत और पाकिस्तान में हुआ है युद्ध, तो ये हुआ है 3 बार। भारत में कहाँ सूर्य कभी नहीं ऊर्ध्व होता है? सूर्य कभी भी ऊर्ध्व नहीं होता है, तो ये नहीं होता है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। भारत के उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्राय प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के द्वारा जो प्रभावित क्षेत्र होता है वो हो जाता है कोरोमंडल। भारत के उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्राय प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? प्राय जो है प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो ये हो जाता है कोरोमंडल। ठीक है, ये प्रभावित क्षेत्र हो जाता है चक्रवातों द्वारा प्राय प्रभावित क्षेत्र। गिलगिट बाल्टिस्तान का प्रादेशिक विवाद किन देशों के बीच में है? गिलगिट का और बाल्टिस्तान का प्रादेशिक विवाद है भारत और पाकिस्तान के मध्य। भारत में भूपत्रकों या सर्वे सीटों का प्रकाशन कहाँ होता है? सर्वे सीटों का जो प्रकाशन है ये होता है आपका देहरादून में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के समीप के देशांतर पर स्थित कौन सा शहर है? दिल्ली के समीप पे हो जाता है आपका बेंगलुरु। भारत का कौन सा मानचित्र किसने बनाया था? भारत का प्रथम मानचित्र बनाया था, तो ये बनाया गया था आपका एनविले ने 1752 में। ठीक है, इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ से। और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, जो टॉपिक था वो हमारा समाप्त हो गया है। कल हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा भारत की भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना में कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये आप देख सकते हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक था वो था भारत का भौतिक भूगोल। ठीक है, इसका हमने करा दिया है आपको सामान्य परिचय, प्राकृतिक विभाजन और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं थ्योरी सहित वो हमने आपको इसके करा दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।